हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसिफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 के आगे के जितने भी हमारे प्रश्न बच गए थे उनको हल करेंगे। तो अब प्रश्न तीसरा हमको हल करना है, तो उसके लिए पढ़ लेते हैं प्रश्न 3 क्या है हमारे पास। प्रश्न 3 हमसे कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, कोई कठिन काम नहीं है ये, लेकिन हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यदि दो संख्या का योग हमको दे दिया गया है, मतलब कोई संख्या दे दी है हमको 20 और कोई दे दी है 25, नहीं छोड़ो, एक संख्या हमको 20 दे दी गई है यहाँ पर और दो संख्या की बात हो रही है। ठीक है, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है और इनका योग कितना बोल दिया गया है हमको, 40 बोल दिया गया है। ठीक है, 40 बोल दिया गया है, तो दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे? ये 40 में से जो पहली संख्या है उसको ऐसा घटा देंगे तो हमारे पास में ये 20 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया करते हैं। तो यही वाली चीज हमको इस क्वेश्चन में यहाँ पर करनी है। सबसे पहले मानो, हल लिखकर यहाँ मान लेंगे, माना पहली संख्या क्या है, x है। ठीक है, पहली संख्या x हो गई। अब इसके बाद क्या, पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या क्या क्या होगी, हमको दूसरी संख्या नहीं पता है और दो चर हम मान नहीं सकते इसमें, क्योंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो दो संख्या नहीं मान सकते, तो क्या हमको संख्याओं का योग पता है, 27 है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी क्या, 27 माइनस एक्स, क्योंकि पहली संख्या हमको पता है 27 माइनस एक्स किया मतलब दूसरी संख्या आ जाएगी, है कि नहीं? तो ऐसा हो जाएगा, इसीलिए दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स होगी। ठीक, ये हो गया। अब क्या प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो कितना है, 182 है। तो करो दोनों संख्याओं का गुणा, x गुणे में क्या है, 27 माइनस का x। यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया 182, करो गुणा, इसका अंदर किया तो ये 27x हो गया माइनस का x का वर्ग बराबर 182। ये सारे का कर देंगे इधर पक्षांतर, तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस का जाके प्लस का हो गया, ये हो जाएगा 27x माइनस का और ये 182 जैसा का वैसा। अब इधर बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इधर चली गई तो ये जीरो, तो इसी को हम इधर भी लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, मतलब इधर लिख दिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समीकरण है, अब समीकरण के गुणनखंड कर लेंगे हम लोग। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 182 के करो यहाँ पर गुणनखंड, यहाँ पता चलेगा। तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 एकम 2, ये 7 से करेंगे, 5 5 से तो जाएगा नहीं, 7 ये 1 और 3 आ जाएगा, फिर 13 एकम 13, तो क्या हो जाएगा 13। और ऐसा हमको ब्रेक करना है कि जोड़ने पर 27 आए और गुणा करने पर 182। तो गुणा करने पर 182 तो आएगा ही आएगा, है ना, तीनों का गुणा करेंगे 182 आएगा, जोड़ने पर कैसे आएगा 27, तो ये 7 दूनी 14 ले लिया हमने और ये 13, तो 14 और 13 कितना आ गया है 7, और ये 2 माइनस का चाहिए तो दोनों माइनस के ले लो। ठीक, तो माइनस का 13 और माइनस का 14, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स का वर्ग माइनस 14x माइनस का 13x धन का 182 बराबर 0। ठीक, ये हो गया। अब क्या, x ले लो यहाँ से कॉमन, बचा x माइनस का 14 माइनस का 13 कॉमन आ गया, यहाँ पर x माइनस का 14 बच गया बराबर से 0। एक बार आ जाएगी x माइनस 14 वाली टर्म, एक बार आ जाएगी x माइनस 13 वाली टर्म बराबर से 0। अब क्या होगा, अब एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, यहाँ लिख दो मूल, मूल हल कुछ भी लिख सकते हैं। तो x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो अब यहाँ से यदि अगर पहली संख्या 14 हुई तो दूसरी संख्या 13 होगी, और यदि पहली संख्या 13 हुई तो दूसरी संख्या 14 होगी, तो अतः करके यहाँ आंसर लिख सकते हैं हम लोग इसी तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस समीकरण बना तो हल हमारा आ जाएगा। चाहो तो तुम इसके बाद में सूत्र विधि से भी हल कर सकते थे, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब देखो चौथा प्रश्न पढ़ लेते हैं ध्यान से। ठीक है, तो ये है हमारे पास में कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहले ही प्रश्न पूछ लिया। ठीक, उसके बाद कंडीशन, जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत क्या होता है, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्रमागत क्या मतलब, जो
जैसे 10 है, इसके बाद का क्या वर्ड होगा, 11 होगा, तो क्रमागत एक क्रम में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्रमागत, तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे 10 के बाद 11 आता है तो इसमें क्या जुड़ा है, 1 जुड़ा है, तो मतलब 11 आया। यदि 11 के बाद का जो पूर्णांक की बात करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्रमागत होता है। और पूर्णांक तो हमको पता ही है क्या होते हैं, पहली ही क्लास में हम पढ़े थे कि पूर्णांक, पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है। तो प्रश्न चौथा हमारे पास में ये है। तो पहला हम पूर्णांक मान लेते हैं, माना 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 पहला धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 हो जाएगा, ठीक है। और लिखो या इसीलिए, क्योंकि हमको पता है ना इसके बाद तो 1 प्लस करेंगे तभी दूसरा वाला धनात्मक पूर्णांक आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमसे, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, इनके दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो ठीक है, तो ये हमने x लिखा, पहली संख्या का वर्ग, धन दूसरी संख्या x धन 1 का वर्ग बराबर 365। ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। x का वर्ग तो x का वर्ग हो जाएगा, धन ये हो जाएगा x का वर्ग धन 1 धन 2x बराबर 365। इधर पक्षांतर कर लेंगे, x का वर्ग और x का वर्ग हो गया 2x का वर्ग, धन ये हो गया 2x, इसका इधर पक्षांतर कर लिया, ये प्लस का 1 माइनस का 365 बराबर 0। 2x का वर्ग धन 2x, ऋण का क्या हो जाएगा, एक गया तो 364 बराबर 0। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 आ जाएगा, तो 2 ले लिया कॉमन, बचा क्या, x का वर्ग धन x माइनस का, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो कितना बचा, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 182 बच गया बराबर, पहले यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दो, बराबर 0। ये 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 0 हो गया, मतलब समीकरण क्या हो गया, x का वर्ग धन x माइनस का 182 बराबर 0। अब इस वाले समीकरण को हमको सॉल्व करना है कि जोड़ने पर आ जाए हमारे पास 1, जोड़ने या ये वाले चिन्ह के बेस पर करते हैं वैसे, तो घटाने पर हमारे पास में आ जाए 1 और गुणा करने पर क्या आ जाए 182। तो कर लो यहाँ पर 182 के गुणनखंड अच्छे से, ये हो जाएगा 2 से करो, 2 इनाम 18, 2 एकम 2, ठीक है। 13 और 14 ही आएंगे, देखो बताता हूँ कैसे। ये हो जाएगा 13 और ये हो गया सेम, अभी पिछली बार ही किया था ना, इसलिए मैंने कहा 13 और 14 आएंगे। 13 और 14 कैसे, ये हो गया 14, ये हो गया 13, गुणा करने पर कितना 182 और घटाने पर कितना आ रहा है 14 माइनस का 13 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, x का वर्ग धन का 14x, धन का क्यों लिया, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आना चाहिए ना x में, तो यहाँ धन है तो इस टाइप से, ठीक है। माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0, ठीक है। x ले लिया कॉमन, x हो गया कॉमन, बचा x प्लस 14, उसके बाद में माइनस का 13 ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पर भी x प्लस 14 बच गया बराबर 0। क्या हो गया, x माइनस 13 और क्या हो गया x माइनस का 14, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर हम इस समीकरण को सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक बार मूल के लिए क्या हो जाएगा या फिर संख्याओं के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो x माइनस 13 बराबर से 0 और x प्लस का 14 है ना, ये x धन का 14 बराबर 0। क्या हो जाएगा, x बराबर 13 हो गया, x बराबर माइनस का 14 हो गया। तो अब सर माइनस में संख्या तो आएंगी नहीं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला गया है धनात्मक पूर्णांक, तो ये माइनस का 14 तो धनात्मक है नहीं, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऐसा लिख देंगे हम, अतः पहली संख्या x बराबर 13 और दूसरी संख्या x धन 1 बराबर 13 धन 1, मतलब कि कितनी, 14 होगी। तो अतः धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे हमारे, 13 और 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये लोग इस चीज को आप नोट कर लो। अब हम 5वें प्रश्न को यहाँ देख लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या कहता है हमसे, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। ठीक, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य जो 2 भुजाएं हैं वो ज्ञात करना है। एक समकोण त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है।
कुछ नहीं करना है, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा हमको करते जाना है, ठीक है। देखो यहाँ एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? समकोण त्रिभुज ऐसा होता है। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का कोण, ये वाला समकोण त्रिभुज है। ये ए है मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? जो उसका जो उसकी ऊंचाई है, ये वाली जो ऊंचाई, ऊंचाई इसको कहते हैं ना, ऊंचाई है, ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमको तो आधार भी नहीं पता है, और कर्ण क्या है? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ना, इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ मान लेंगे, जो है माना किसके मतलब क्या मान सकते हैं हम लोग? आधार मान सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई आधार से 7 कम दी गई है, ठीक है। तो मान लेते हैं माना त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, ठीक है। इसीलिए क्या, त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी? यदि मान लेते हैं मैं कुछ बोलता हूं कि ये मेरे पास में 10 है, और ये जो ऊंचाई है ये इससे 7 कम है, तो इसमें से 7 माइनस कर दूंगा मैं, है ना। इसी तरीके से ये मेरे पास क्या है? x है, और ये इससे 7 कम है, तो इसमें से क्या कर दूंगा? x में से 7 माइनस कर दूंगा, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और कर्ण कितना है हमारा? कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब ये समकोण त्रिभुज में क्या लगता है? यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं हम लोग। यहाँ क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? लिखो पहले। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये होता है लंब, ये होता है आधार। कर्ण क्या है? ये वाली, ठीक है। तो कर्ण क्या है? 13 सेंटीमीटर है, 13 का वर्ग हो गया, बराबर लंब क्या है हमारे पास में? ये है ऊंचाई। ऊंचाई कितनी? x माइनस 7 सेंटीमीटर। अभी हम इकाई नहीं लिख रहे सेंटीमीटर, लेकिन हमको पता है कि सेंटीमीटर में बात हो रही है, ठीक है। धन आधार क्या है हमारे पास में? x, तो x का वर्ग हो गया। इसको सॉल्व कर लो। 13 का वर्ग क्या होता है? 169 होता है ये, बराबर इसका वर्ग क्या हो जाएगा? इसमें a माइनस बी के वर्ग का सूत्र लग जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा x का वर्ग धन 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। माइनस का क्या हो जाएगा? 2ab, तो 2a क्या है हमारे पास में? x है, इंटू एक्स इंटू बी क्या है हमारे पास में? 7 है, और ये x का वर्ग, ठीक है। इसको सॉल्व करो। यहाँ पर 169 बराबर x का वर्ग धन 49 माइनस 7 दूनी 14x धन x का वर्ग। इसको इधर पक्षांतर कर दो और जोड़ दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये x का वर्ग और x का वर्ग कितना हो गया? 2x का वर्ग हो गया, ठीक। ये माइनस का 14x हो गया, और ये धन का 49, और ये ऋण का 169 बराबर 0। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2x का वर्ग माइनस 14x, माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या पे माइनस लगा हुआ है। 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, और ये 1 बराबर 0, मतलब कि 120। अब ये हमारे पास में समीकरण आ गया, ठीक। अब ये समीकरण आ गया, तो हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते, तो 2 कॉमन लेके अगर इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x का वर्ग, या फिर पूरे समीकरण में 2 से भाग दे दो, x का वर्ग माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ऐसे यहाँ पर बाहर 2 आ जाएगा, और 2 को फिर इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, ठीक है। अब यहाँ 60 के हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, और ऐसे करेंगे कि गुणा करने पर 60 आए, और घटाने पर या जोड़ने पर जो भी है, वैसे घटाने पर इस चिन्ह के बेस पर करते, तो घटाने पर कितना आए? हमारा 7 आ जाए। तो देखो 7 के यहाँ पर करो पहले गुणनखंड, ये हो जाएगा 30, ये 15, 3, 5, और ये 5। तो कैसे होगा सर? ये देखो ऐसे होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और ये 5, तो 12 पंचे होता है 60, और 12 में से यदि 5 माइनस करते हैं तो बचता है 7, ठीक है।
ये 12 और 7 हमारा नंबर आएगा। तो सर माइनस का चिन्ह किस में लगेगा? 12 में लगेगा, क्योंकि माइनस का हमको बड़ी संख्या में माइनस चाहिए ना, क्योंकि माइनस में हमारा आंसर आ रहा है ये वाला, इसको देखो। तो इस तरीके से 12 में लगेगा। ठीक है, तो ये x का वर्ग हमने यहाँ लिखा, -12x धन का 5x माइनस का 60 बराबर 0। x यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, x लिया कॉमन तो बच गया x माइनस 12। ये धन का 5 यहाँ कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया x माइनस 12। दोनों टर्म सेम आ रही है, सही है सब कुछ। x माइनस 12 और ये है x धन का 5 बराबर 0। ठीक, अब इसके आगे देखो, अब इसके मूल क्या हो जाएंगे? यहाँ मूल कर देते हैं हम लोग। मूल क्या हो जाएंगे? यहाँ पर मूल हो जाएंगे, एक बार इसको 0 x माइनस 12 को, और एक बार x धन 5 0। ये हो गया x बराबर 12, ये हो गया x बराबर माइनस का 5। अब माइनस का 5 है तो कोई भी भुजा माइनस में तो नहीं हो सकती, इतना हमको पता है ना। हमारे पास में धन में ही स्केल होता है, माइनस में तो स्केल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर अतः भुजा क्या हो जाएगी हमारी, या अतः आधार क्या हो जाएगा? x बराबर 12 सेंटीमीटर होगा, है ना। x हमने क्या माना है? आधार माना है, तो 12 सेंटीमीटर होगा। और ऊंचाई कितनी? x माइनस 7, मतलब कि 12 माइनस 7 बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमारा यहाँ पर सोल्यूशन था। ठीक है, तो यहाँ से इसको कर देंगे हम पार्टीशन। ठीक है, यहाँ से आगे यहाँ, तो इसको नोट कर लो आप लोग। अब छठवें प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा बड़ा है, कठिन लग सकता है, लेकिन नहीं है, सरल है। मैं समझाता हूँ, देखो। एक कुटीर उद्योग है, उद्योग मतलब कारखाना है ऐसा कुछ। एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया, मतलब एक दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। क्या है? उस दिन की जो बर्तनों की जो निर्माण की लागत है, मतलब प्रत्येक नग की, वो उस दिन निर्माण किए गए बर्तन, जितने भी बर्तन उस दिन निर्माण किए गए होंगे, उसके दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कुल बर्तन जो निर्मित किए गए, कुल बर्तन मान लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले देखते जाओ, जैसा प्रश्न कह रहा है ना वैसे हो जाएगा। हल माना कुल निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी? x है। ठीक, x हो गया। कंडीशन क्या कह रहा है इसके बाद में, कि जो प्रत्येक नग की जो लागत है वो क्या है? जितने भी बर्तन उस दिन निर्मित किए गए होंगे उसके दुगने से 3 अधिक है। दुगने से कितना? 3 अधिक है। तो प्रत्येक नग की लागत लिख लो यहाँ कितनी? जितने भी बर्तन निर्माण किए गए होंगे उसके दुगने से 3 अधिक। तो जितने बर्तन निर्माण किए गए उसका दुगना ये हो गया, उसके 3 अधिक के लिए ये हो गया। दोनों कंडीशन होगी। अब प्रश्नानुसार देखो क्या कहता है। प्रश्नानुसार ये कह रहा है हमारे पास में कि जो कुल निर्मित बर्तनों की उस दिन जो बर्तन निर्माण किए गए थे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, उस दिन जो बर्तन निर्माण किए गए थे उसमें कितने रुपए लगे टोटल? 90 रुपए लगे। ठीक है, 90 रुपए लगे। कुल लागत कितनी लगी? 90 रुपए लगी। तो कैसे पता करते हैं हम लोग? हमारे पास में जितने मतलब जितनी संख्या है और जितना एक पर लागत लगता है, प्रत्येक नग की बात कर रही है, मतलब एक पर लागत जितना लगता है उसमें इसका गुणा कर देंगे तो हमें कितने रुपए लगे ये पता चल जाएगा, है ना। इसको एक शॉर्ट में समझते हैं। मान लो मैंने 10 बर्तन निर्मित किए और एक की कॉस्ट मेरे पास में कितनी है? 5 रुपए है। ठीक है, 10 बर्तन निर्मित किए, एक की कॉस्ट 5 रुपए है, तो 10 बर्तन की कितनी हो जाएगी? 50 रुपए हो जाएगी, है ना। और यदि मैंने x बर्तन निर्मित किए और एक की कॉस्ट मेरे पास कितनी है? 2x धन 3 है, तो इन दोनों का गुणा करने पर मुझे पता चल जाएगा कि कितने रुपए मुझे लगे, है ना। 90 रुपए लगे हैं, तो इन दोनों का कर देंगे यहाँ पर गुणा। ये हो गया, तो इसका अंदर करो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2x का वर्ग धन 3x। 90 का इधर पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा 90। प्रश्नानुसार तो यही है। यहाँ पर ऐसा कर सकते हो, कुल लागत बराबर 90 रुपए।
तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इस समीकरण को देखो, हमको इसको ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने पर आए 3 हमारे पास, जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर कितना आए 180, क्योंकि ए और सी का गुणनफल हमको चाहिए, ना कि सिर्फ सी का। तो ए और सी कितना है हमारे पास में 180 है। ठीक है, कैसे ब्रेक करना है इसको, ऐसे इसके गुणनखंड निकाल लो सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 90। ये तो हम अभी सबसे पहले वाले चैप्टर में सीख चुके हैं कैसे करते हैं। ठीक है, ये आ गया इसके गुणनखंड। ठीक है, तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, देखो ध्यान से, कौन से ले सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या ले सकते हैं हम लोग, एक ले सकते हैं हम 3 5 15, और एक ले सकते हैं 3 दूनी 6 6 दूनी 12। तो 12 और 15 का गुणा करने पर आता है 180, और इसको घटाने पर मिल जाता है हमारे पास में 3। तो ये हमारा नंबर 12 और 15 हो गया। यहाँ लिख लेंगे इसको, धन 15x। धन का क्यों 15 लिया, क्योंकि हमको बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर चाहिए। माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। यहाँ पर हमने ले लिया क्या कॉमन, 2 तो 15 के पहाड़े, मतलब 15 2 के पहाड़े में नहीं आता है, तो सिर्फ x कॉमन आएगा, बचेगा क्या 2x धन 15 बच जाएगा। माइनस यहाँ से कितना कॉमन आएगा, यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, देखो नहीं तो यहाँ पर 6 दूनी 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 के गुणनफल क्या हो जाएंगे, 5 या 15 दूनी 30, 180 के, सॉरी 90 के ना, सॉरी 90 के क्या हो जाएंगे, 3 दूनी 6 और 5 या 15, ये हो जाएंगे। तो 6 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर 6 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया 2x, 6 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 2x धन का 15 बच गया, बराबर से 0, x माइनस 6, और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी 2x धन 15 बराबर 0। अब मूल क्या हो जाएंगे हमारे इसके, या फिर हल क्या हो जाएंगे इसके हमारे पास में, एक हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, और दूसरा क्या हो जाएगा 2x धन 15 बराबर 0, मतलब कि x बराबर कितना, माइनस के 15 के बटे में 2। यदि नहीं जमता है तो एक एक स्टेप में करो, यहाँ पर 2x लिख लो और फिर x बराबर माइनस के 15 के बटे में 2। अब एक हल ये हो गया, एक हल ये हो गया, एक हो गया 6 और एक हो गया माइनस के 15 के बटे में 2। तो बर्तनों की संख्या जो है ये माइनस में तो हो नहीं सकती ना, कि माइनस में बर्तन बना लिया हमने, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, ये वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसकी उपेक्षा कर देंगे हम। आंसर क्या होगा हमारे ये, अतः क्या हो जाएगा, निर्मित बर्तनों की संख्या x बराबर कितनी 6, अतः 6 होगी, और प्रत्येक नग की लागत कितनी, दुगने से 3 अधिक, दुगने से 3 अधिक, मतलब कि 2 गुना 6 धन 3, तो 6 दूनी 12 और धन 3, तो कितना हो गया 15 रुपए होगी। हाँ, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। प्रश्नावली 4.2 हमारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अब इसके बाद में बढ़ेंगे हम, प्रश्नावली 4.2 यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अब बढ़ेंगे हम प्रश्नावली 4.3 की तरफ। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यदि कोई भी डाउट आया तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।